हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम इक्विलिब्रियम का सेकंड वाला लेक्चर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स बिगिन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो हम कर ही चुके थे। खैर, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शंस मॉलिक्यूल कंटिन्यू टू फॉर्म द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा, ये हम कर चुके हैं। नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बात भी आप लोग कर चुके हो। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको ना? Yes, sir. All the microscopic properties such as pressure, concentration, density, color of the system appear to be constant at the equilibrium। ये सारी चीजें ना कांस्टेंट रहनी चाहिए इक्विलिब्रियम में। अगर आपने प्रेशर बदल दिया, अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया, अगर आपने कंसंट्रेशन बदल दी, अगर आपने डेंसिटी बदल दी, अगर ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम कलर बदल रहा है तो घंटा इक्विलिब्रियम है। कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, समय के साथ कुछ बदलाव ना हो, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। आर यू गेटिंग मी गाइज? Yes, sir. बस फिर ठीक है। तो वो चीज यानी कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने ना टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं महाराजों ने। टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है, इक्विलिब्रियम अपीयर टू बी कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई केस नंबर 1। यहाँ पर अब ना जैसे कल हमने जो किया था प्रीवियस लेक्चर में, अब हम उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या है, सच में आपको समझ भी आएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, नोटबुक और पेन उठा लेना। जो जो चीजें समझा रहा हूँ क्वेश्चन सीधा नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट अंदर घुसाएंगे थोड़ा सा, और फिर उसके हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, तो नोटबुक और पेन उठा लेना, थोड़ा सा डीप सेंस वाला है ये सारा। तो देखिए भाई वो क्या कहता है, लेट्स केस 1, आफ्टर 75% कन्वर्जन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अगर मान लो 75% के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, N2H2 NH3, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि इतने परसेंट उतने परसेंट, आज यहाँ पर भी वही एग्जाम्पलेट है कि मान लो कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. तो देखिए अब इसने कुछ डाटा दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनिशियली शुरू में उसने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ली, कितनी ली? 0.2 मोल। तो 0.2 मोल कंसंट्रेशन ले ली नाइट्रोजन की। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए 0.6 मोल। तो नाइट्रोजन है 0.2, हाइड्रोजन है 0.6 मोल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना सबको? शुरू में ये दोनों इसने ले लिए। अब क्या करा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, भाई शुरू में तो अमोनिया की कंसंट्रेशन 0 होगी, यस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी रह जाएगी? भाई देखो 0.2 थी, 75% कन्वर्जन हो गया, तो 0.2 मोल का 75% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 0.2 को 75 डिवाइड बाय 100। यस, क्लियर है? ये नीचे 1000 आ गया, 75 दूना आ गया 150, 150 को 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.01 आना चाहिए, है ना? 0.015, यहां पर तो 0.5 आ रहा है। ये समझ में आया भाई? कैसे आया? Yes, sir. कैसे आया बताओ तो? हाइड्रोजन की सही आ रही है 0.01 और 0.15, इसकी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.2 ना। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 0.2 थी, मल्टीप्लाई में 75 डिवाइड बाय 100, तो 0.2 का कन्वर्ट हो गया 70, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये? 150 डिवाइड बाय 1000, मतलब 0 से 0 काट दें, 15 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 100। इतना तो कन्वर्ट हो गया, बचा कितना? तो जितना था 0.2 में से माइनस कर दो 0.15। यस, क्लियर है? फिर बता दो सर। 0.05 बचेगा। हाँ बेटा, फिर बता दो सर, बंद हो गया था बीच में, दोबारा बताऊं? ठीक है, हाँ सर। सुनिए जरा, फिर सुनिए, 1 मिनट में देखता हूँ नेक्स्ट पेज पे हाँ नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन कर रखी है, कोई जरूरत ही नहीं है यार। अरे क्या कर दिया मैंने, सुनिए। देखिए भाई, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन था 0.2 मोल, दिख रहा है ना? तो 0.2 मोल का 75% तो गायब हो गया, मतलब 75% तो यूज हो गया, तो बचा कितना? तो 75 डिवाइड बाय 100%, का 100 हटा दिया, 0.2 से ये 10 लगा दिया, तो हमारे पास आया 3/20।
3/20 क्या है, ये 75% नाइट्रोजन यूज हो चुका है, यूज हो गया। तो बचा कितना, टोटल था 0.2, यूज हो गया 75%, मतलब 3/20 को मैंने निकाला 0.15 निकल गया, तो 1.15 यूज हो गया, रिमेन कितना रहा 0.05। यस, क्लियर टू ऑल? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.05 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम के बाद में इतना रह गया क्या, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 0.6, ये भी 75% यूज हो गई। 0.6 का भी 75% यूज हो गया हाइड्रोजन का। तो देखिए जरा, 0.6 का 75 निकालेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई में 75 डिवाइड बाय 100, ये एक जीरो और आ गया। 75 छिका कितना होता है, 6 पंजे 30 होता है, 6 7 42 और 3 45, 450 होता है, डिवाइड में 1000 है, एक जीरो कट जाएगी, 45/100 आ गया। क्लियर है? यानी कि 0.45 जो है वो यूज हो गया। था कितना, 0.6 था, 6 के पीछे जीरो लगा सकते हैं, कितना बचेगा 0.15। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 0.6 मोल से या फिर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की? मोल पर लीटर है बेटा, मोल पर लीटर। एम बड़ा लगा हुआ है, एम का मतलब होता है मोल पर लीटर, बड़े एम का। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन का 75% तो खा गया, तो बाकी जो बचा हमने बचा हुआ निकाल लिया। तो ये बच्चों वाले सम है भाई, ये अब आपको पता होना चाहिए, है ना? यस सर। ये तो निकाल ही सकते हो। उसके बाद देखो, ठीक है, तो यानी कि 75% यूज हो गए थे, तो बचा कितना, 25%। 25% बच गया था। ये तो समझ में आ गया होगा ना सबको? Yes, sir. 75% तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हो गया, तो यूज होने के बाद जो बचा वो 25% बच गया। और देखो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी भाई, 75% बनेगी ना, तो 75% बननी चाहिए। तो 75% वो 0.3 मोल बनती है। वो कैसे बनी, उसके ऊपर जरा हम थोड़ा सा मत्था मारते हैं। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल अमोनिया बना रही है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन में। हमेशा से बोलता हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में बिना बैलेंस किए रिएक्शन को अगर आप बेवकूफों की तरह क्वेश्चन निकालने लगते हो तो हमारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठीक है, हर लेसन के अंदर मैं बोलता हूं कि बेटा रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हर बार बताता हूं। तो बैलेंस इक्वेशन देखिएगा, बैलेंस इक्वेशन के ड्यूरिंग क्या बता रही है बैलेंस इक्वेशन के अंदर, 1 मोल नाइट्रोजन जो है, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है 1 मोल से। मेरे पास 0.2 मोल था नाइट्रोजन, कितने मोल बनेगा, 0.4 मोल बनेगा। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. लेकिन ये तो 100% बनेगा ना, मैंने यूज 0.2 मोल थोड़ा करा था, मैंने Yes, sir, यूज हम करा था। 0.05 मोल किया, मतलब इतना बच गया। सॉरी, जितना यूज कितना करा था, अब इसका रिवर्स यूज किया होगा यार, जो भी था वो 3/20 यानी कि 0.15 मोल यूज किया था मैंने, है ना? एक्चुअल में तो 0.15 हुआ था, तो 0.15 के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो देखिए 0.15 के हिसाब से कितना यूज होना चाहिए। तो अमोनिया देखिए कैसे निकला हुआ है, 0.4 मोल। या फिर मैं ऐसे करूं कि मुझे ये पता है कि अमोनिया 75% बनेगा, ये भी तो पता है ना मुझे अमोनिया 75% बनेगा, तो मुझे पता है अमोनिया बनना चाहिए 0.4 अगर ये पूरा यूज होता है, लेकिन अमोनिया तो 75% ही बनता है, 100% तो इतना बनेगा। तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं। तो देखिए क्या निकलेगा, 0.4 मल्टीप्लाई में 75/100, 0.4 का 10 नीचे लग गया, तो अमोनिया 0.3 मोल मोलैरिटी वाला ही बनेगा। यस, क्लियर है? ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी करके। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये, 9th-10th के बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब आपके पास में देखिए इक्विलिब्रियम में पहले शुरू में ये कंसंट्रेशन थी, इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन हाइड्रोजन इतनी रहेगी, और इक्विलिब्रियम में अमोनिया की कंसंट्रेशन भी आ गई। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास अब आ चुकी हैं। अब बात करते हैं अगर इसको हाइड्रोजन से निकालें तो हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, हाइड्रोजन से भी अमोनिया निकल सकता है, 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल से कितना बनेगा, और मेरे पास हाइड्रोजन था 0.6, तो 0.6 से कितना बनेगा, 0.6 से इतना बन गया। जितना भी बना वो तो 100% बना, बट मुझे पता है
कि मुझे तो 75% ही बनाना है ना, तो फिर इसका जो भी आंसर आएगा इसका 75% निकालेंगे तब भी 0.3 ही बनेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यानी हर बार ओवरऑल आपका आंसर यही आएगा, कैसे भी निकाल लीजिए बैलेंस्ड इक्वेशन से। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया? यस सर। अब दूसरा देखिए जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में। सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से स्टार्ट करके भी इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हो आप। मैंने बोला था कि प्रोडक्ट से उल्टा इक्विलिब्रियम भी हम लेके आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में प्रोडक्ट है, कितना है? 100% है, 100%। 100% यानी पिछले पेज पर जो हमने बनाया था 100% अमोनिया कितना था? 0.30 और नहीं 0.4 आ रहा था ना, है ना? तो मान लीजिए 0.4 आपके पास 0.4 मोल जो है मोलैरिटी का सॉल्यूशन है अमोनिया, और आपने बाकी सारी कंडीशनें दे दी, तो अमोनिया क्या करेगा भाई? 75% बच जाएगा। 25% अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। यस, क्लियर है? अपने आप रिवर्स हो जाएगी। तो यानी कंसंट्रेशन फिर भी वही आएगी। तो वो कैसे आएगी? देखिए, इसने बोला इनिशियल में कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की कितनी है? 0। यस, क्लियर है? हाइड्रोजन की कितनी है? 0। अमोनिया कितना है? 0.4 लिया अमोनिया, हमने निकाला था वहां पे, याद है ना? ये वही लिया इसने। क्लियर है? यस सर। ये गिवन है आपको। अब देखो वो क्या कहता है भाई, 25% कन्वर्जन हो रहा है, तो अमोनिया तो 25% इसको बनाएगा, 25% इसको बनाएगा, 75% खुद बच जाएगा। तो आफ्टर, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 25% है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, वो 0.05 है, इसकी 0.01 है और इसकी 0.3 है। ये सब वही पिछला डाटा है, लेकिन ये कैसे आया? हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। तो करें एक एक करके। तो देखिए जरा, अब मैं उल्टी रिएक्शन लिख रहा हूं। 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है? तो 2 मोल अमोनिया से निकल रहा है 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल से क्या निकलेगा? 1/2। आपकी वॉइस ब्रेक हो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सबको ब्रेक हो रही है? नो सर। नो सर। अच्छी आ रही है। नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है? ठीक है, दोबारा से बताऊं क्या? यस सर प्लीज। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखिए, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे लेकिन रिवर्स लिखेंगे, क्योंकि वो रिवर्स की बात कर रहा है। तो हमने लिखा 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन बनती है। तो मैंने लिखा 2 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन बन रही है, 1 मोल से मुझे आधा मोल मिलेगी। 0.4 मोल ये उसने दिया था, 0.4 मोल से मुझे नाइट्रोजन कितना मिलना चाहिए? नाइट्रोजन इतना मिलना चाहिए, और ये मेरे पास नाइट्रोजन आ गया 0.2 मोल। बट मुझे पता है ये तो 100% अगर रिएक्शन होगी तो मिलेगा, है ना? तो मुझे तो 25% ही नाइट्रोजन मिल रहा है, तो मैं इसका 25% निकालूंगी, तो टोटल नाइट्रोजन मिलना चाहिए। बट रिएक्शन कंप्लीट तो होती नहीं है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो 25% इसका निकालूंगा, 25/100 मल्टीप्लाई में 0.2, 25% कितना निकलेगा? 0.05। इज दिस इक्वल टू दिस वन? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नॉट? यस सर। यस सर। तो हमने उल्टा करके भी निकाल लिया, सही निकला बेटा। अब आगे बात करते हैं दूसरी। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो अमोनिया तो 0.4 ही है, तो हाइड्रोजन को भी यहाँ निकाल सकते हैं। देखो मैं नेक्स्ट पेज कर रखा है क्या? नहीं किया हुआ नेक्स्ट पेज, है ना? चलिए छोड़िए, यहीं पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो देखिए, अब हाइड्रोजन भी वैसे ही निकाल सकते हैं आप। क्या है? 2 मोल अमोनिया से 3 मोल हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, ठीक है? 2 मोल अमोनिया जो है वो आपको दे रहा है 3 मोल हाइड्रोजन, है ना? बैलेंस इक्वेशन यही बता रही है। देखो 2 से 3 मिलता है, ठीक है? मेरे पास अमोनिया था कितना? 0.4 था। 1 से कितना मिलेगा भाई? 3/2। और 0.4 से कितना मिलेगा? 3/2 इंटू 4, 0.4। तो ये 10 नीचे लग गया, 2 2 जा 3 दूना 6, ये आ गया 6/10। यस, क्लियर है ये? यस 0.6 आ गया। तो यानी 0.4 अगर अमोनिया है और पूरा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो, पूरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे को 0.6 हाइड्रोजन मिलेगा। बट मुझे पता है मेरे को तो 25% ही मिलता है, क्योंकि उसने बोला था कि 25% कन्वर्ट होता है अमोनिया सिर्फ। तो मैं इसका 25% निकाल लूंगा, बस बात खत्म। डिवाइड बाय 100, ये पॉइंट नीचे लग गया 10। कितना आएगा? 25 छिक्का कितना होता है? 150। डिवाइड में 10 इंटू 100 था, तो 10 की एक 0 कट जाएगी, कितना आ गया? 0.15। इतना ही तो आ रहा है। यस, वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट। यस सर। यस सर। बस फिर तो ऐसे करके ये सारी कहानी सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की है, और दोनों तरीके से इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है और कैलकुलेट भी किया जा सकता है। दैट इज द थिंग, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब वो कह रहा है लेट, केस 2 बोल रहा हूं, वो केस 1 था।
आफ्टर 50% कन्वर्जन नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, N2 इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। 50% के बाद में ही हो जाता है। तो भाई ये सारी कैलकुलेशन भी वही आएगी, सेम टू सेम आएगी, बस 50% पर आ जाएगी। तो वो बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन उसने दी 0.3 नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की दी 0.6, अमोनिया 0 है, वही सेम कंसंट्रेशन है, अमोनिया 0 है। 50% पर मतलब देखिए नाइट्रोजन 1 मोल से अमोनिया बनता है 2 मोल, बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है। 0.3 मोल से कितना बनेगा, मेरे पास तो 0.3 मोल दिया था उसने, तो अमोनिया मैंने निकाला 0.6, बट 50% ही बन रहा है, तो 0.6 का आधा, ये तो बहुत आसान है ना, 0.3 आ जाएगा सीधा। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं, ये बन गया नाइट्रोजन, मतलब मेरे पास नाइट्रोजन जो, अब नाइट्रोजन बचा कितना, मेरे पास 0.3 था, तो बचेगा 0.30 लगा लो, है ना, तो बचेगा कितना, 0.15 बचेगा। यस, क्लियर है? नाइट्रोजन 50% 0.15 बचेगा, अमोनिया 50% 0.3 बनेगा। ठीक है भाई, यही दोनों चीजें उसने, अमोनिया 0.3 दे रखा है और नाइट्रोजन 0.15 दे रखा है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम पर, हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन और ये इतना बच रहा है, फिर उसके बाद में ये हमें निकालना, मैंने यहाँ जो क्रॉस लगा रखे हैं इसका मतलब है ये हमें फाइंड करना था, ठीक है, बट इन्होंने दे रखा। सेम एज इट इज मैं हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूँ 0.6 से। तो देखिए यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अब मुझे अमोनिया का अमाउंट पता है, 1 मोल हाइड्रोजन से 2/3 बनेगा 0.6 अमोनिया। अगर हाइड्रोजन है, ये मेरे को 0.6 दे रहे उसने हाइड्रोजन, तो 0.6 से अमोनिया कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। लेकिन मुझे तो 50% चाहिए, तो अमोनिया 0.2 बनेगा और हाइड्रोजन 0.3 बच जाएगा। 50% तो सीधा निकल जाता है ना। तो यहां से भी देखो 0.3 और 50% हाइड्रोजन का 50% कितना बन रहा है भाई, 0.3 बन रहा है। 0.6 था, 0.3 बनेगा, तो ये गलत है, हाइड्रोजन का 0.3 बनेगा, नाइट्रोजन सही है, ये वाला गलत है। समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ गड़बड़ है इसमें, तो ये वाला गलत दे रखा है इन्होंने। अब आगे देखिए, मैंने इसको दोबारा से यहां पर भी कुछ कर रखा है। 0.6 मोलैरिटी वाला जो सॉल्यूशन है, 1 नाइट्रोजन 1 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, 0.3 नाइट्रोजन से 3 इंटू 3 0.9 हाइड्रोजन यूज होना चाहिए, 0.9 हाइड्रोजन यूज होना चाहिए। 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 0.3 हमने यहां निकाला था। क्या निकाला था? 0.3, ये रहा 0.3 इसने दे रखा है। 0.3 के लिए हाइड्रोजन मुझे यूज होना चाहिए 0.9, और 0.9 के हिसाब से कितना बनेगा वो, इसका आधा करूं तो, क्योंकि नाइट्रोजन का भी आधा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा इस कह सकते हैं कि इस डाटा में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस। क्लियर है बेटा? यस सर। हाइड्रोजन वाला डाटा सही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है, फिर मैंने नाइट्रोजन को चेक किया तो नाइट्रोजन वाला डाटा भी सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो डाटा थोड़ा गड़बड़, लेकिन प्रोसेस आपको पता लग गई होगी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गई ये सारी कहानी कैसे निकालते हैं? यस सर। क्लियर है ना? बस ठीक है, फिर इसकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, डाटा गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अभी क्वेश्चंस की। तो इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, उसका परसेंटेज दिया होगा, खुद ही देगा वो, और फिर आप उसको अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो। अब देखिए भाई, क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाता है वेपर प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, बदलेगा थोड़ा हो। अगर समय के साथ बदल रहा है तो घंटे का इक्विलिब्रियम है, फिर वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। समय के साथ चीजों में बदलाव नहीं होता, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। थर्मो भी यही पढ़ा रहा था, इक्विलिब्रियम में भी यही पढ़ा रहा हूँ, है ना, हम यही पढ़ रहे हैं। आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इक्विलिब्रियम इज कैन बी अटेन इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिवर्स कर दोगे बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो सकता वहां पर। यस, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये सी देखिए, अप्रोच ऑफ द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली डिक्रीज। शुरू में तो इक्विलिब्रियम फास्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो शुरू में फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होगा तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शुरू में बहुत जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम की तरफ रिएक्शन जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो आफ्टर सम टाइम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है भाई नेचर के अंदर। डायनेमिक का मतलब लगातार चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है,
यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. दैट्स इट। ये पॉइंट, ये फालतू के पॉइंट है। आगे देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ में बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड इक्विलिब्रियम ए टू बी? कौन सा ग्राफ ए और बी के इक्विलिब्रियम को अटेन बताता है, सही है कौन सा, कौन सा गलत है? ठीक है, यहां देखिए, रिएक्टेंट परसेंटेज डिक्रीजेस, प्रोडक्ट परसेंटेज इंक्रीजेस। देखिए ऑप्शंस में पहला ए ऑप्शन, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, सही है। प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये भी सही है। और एक ही पॉइंट पर लास्ट में मिल गए दोनों। अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है टाइम के साथ, तो इक्विलिब्रियम ये शो करेगा क्या? Yes, sir. यस सर करेगा। ये देखिए जरा, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए बी है, बी क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज हो रही है, ए की डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दोनों की आके यहाँ पर बराबर नहीं होगी कंसंट्रेशन? अगर यहाँ बराबर हो गई तो इसका मतलब ये 50% पे आके अटक गया, टाइम के साथ अब चेंज नहीं हो रही है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट की बराबर है, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन यहाँ दोनों की बराबर हो रही है, ये भी ध्यान रख लेना। तो मतलब ये 50-50% हो गया है। क्लियर है? यस ये सर। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये ग्राफ सही हो सकता है अगर दोनों की कंसंट्रेशन 50-50 है, तो ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हमेशा 50-50 होता है क्या? फॉलोइंग ग्राफ में भी करेक्टली रिप्रेजेंट, ये करेक्टली हो सकता है अगर ये 50-50 रिप्रेजेंटेड हो तो, अगर ये नहीं है तो फिर ये गलत है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्विस्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस ग्राफ में क्या कह रहा है? रिएक्टेंट की डिक्रीज हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट की बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की मान लो रिएक्टेंट से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब रिएक्टेंट 40% पर है, प्रोडक्ट 60 पर है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है? यस, हो सकता है, ये सही है, पॉसिबल है। Yes, यस sir. सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, रिएक्टेंट घट गया, प्रोडक्ट बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम ही रहा, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 40, रिएक्टेंट की 60, ये भी सही हो सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टेंट घटा, प्रोडक्ट भी घटा, कैसा होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट घटेगा तो No, प्रोडक्ट sir. बढ़ना, नो सर। ये गलत, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही हो सकता है, कब? जब दोनों 50-50 पर, व्हेन, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो थोड़ा इजी रहेगा ना, this graph can be right only if reactant and product, भाई इतना शॉर्टकट समझ लोगे ना, आर का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, Yes, sir. ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट 50% इन कंसंट्रेशन ईच। यस, क्लियर है बेटा ये लाइन? Yes, sir. ये तभी ठीक हो सकता है जब दोनों 50% पर है। अगर 50 पर है, जनरली हमें पता है 50% क्या होता है, 50-50 पर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल, अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल आ रही है तो डेफिनेटली वो 50% पर दोनों अटक गए हैं, और 50% रेयरली होता है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, और दोनों अगर इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो इसका मतलब 50-50 पर आ गए। ये ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सॉल्यूशन है, कैन नॉट बी करेक्ट, चूज दैट देयर इज मोर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर एक चॉइस देखिए, जितना, अब यहां ना ये ग्राफ सही नहीं दिखा रखा है, ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉस लगाया हुआ है, इसीलिए मेरे को ये लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। और ये लाइन अब लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो बात बोली है उस हिसाब से वो सॉल्यूशन की बात आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक सॉल्यूशन, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये दिखा सही नहीं रखा भाई। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये कह रहा है कि
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कम इंक्रीज हुई है। तो इसको ग्राफ एक्चुअल में कैसा बनाना चाहिए था जो आपको समझ में आता, दैट विल बी द ग्राफ। और वो कैसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट को इतना सा बढ़ा दिया और रिएक्टेंट यहां से शुरू किया था और वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। भाई जितना रिएक्टेंट घटा है, अगर ये दोनों 50-50 बचे हैं तो जितना रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट भी तो उतना ही बढ़ेगा ना। यस, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाला जो ग्राफ है, नीचे वाला जो ग्राफ है, ये ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो रही है और प्रोडक्ट की थोड़ी सी बढ़ रही है। उसको बराबर बढ़ना चाहिए था थोड़ा यहाँ, हालांकि देखने में ये बराबर दिख रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि Yes, बराबर दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये 50-50 है, ये सही होगा अगर ये 50-50 है तो। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे भी ये बराबर दिखा तो आपको भी बराबर दिखेगा, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि चेक सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? यस सर। मतलब हमारे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, इन्होंने ग्राफ थोड़ा सा गलत तरीके से दिया तो इसलिए गलत ही है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने पहला ग्राफ ये कैन नॉट बी करेक्ट नहीं हो सकता, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट नहीं हो सकता। हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये देखिए, ये वाला भी बढ़िया वाला ग्राफ है। क्वेश्चन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन N2H2 NH3। अब याद रखना भाई, N2 और H2 से बैलेंस करके NH3 बनता है और इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। और ये एग्जांपल बहुत बार आ चुका है, पिछले लेक्चर में भी था, इस लेक्चर में भी है, इस लेक्चर में भी 2-3 बार पढ़ लिया और यहाँ पर फिर से आ गया। कम से कम ये रिएक्शन तो याद हो ही जानी चाहिए ना इतने प्रैक्टिस के बाद। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रेडिक्टेड। तो करेक्टली प्रेडिक्टेड देखिए, हाइड्रोजन कम हो रहा है, कम होगा ना रिएक्शन करेगा तो। यस, Yes, sir. नाइट्रोजन भी कम होगा, नाइट्रोजन भी कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों सही है, ये सही है। Yes, sir. दूसरा ग्राफ देखिए, हाइड्रोजन कम हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? नाइट्रोजन भी तो कम होगा, Yes, sir. है ना। और अमोनिया, अमोनिया भी घट रहा है, अमोनिया तो बढ़ेगा ना, वो क्यों घटेगा, है ना, क्योंकि उसने फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हम उसी के हिसाब से देखेंगे। अगर ये उल्टा दे देता तो हम कहते थे कि अमोनिया घटेगा, इसने रिएक्शन जैसे दी उस हिसाब से देखना। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, नाइट्रोजन तो घट रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन घट रहा है, बिल्कुल सही है, यानी नाइट्रोजन वाला केस इन्होंने गलत दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत है, नाइट्रोजन अमोनिया बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन घट रहा है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया भाई? यस सर। Yes, sir. है ना, सिंपल इट इज। नेक्स्ट देखते हैं, तो सॉल्यूशन दे रखा भाई, ए सही है, बी सी डी गलत है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज आर द डायनामिक इक्विलिब्रियम इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से इंडस्ट्रियल सिंथेसिस करते हैं अमोनिया का, बिल्कुल ठीक है, N2H2 NH3 बनाता है। तो ये इक्विलिब्रियम है, यस और नॉट, डायनामिक है। Yes, sir. दूसरा पॉइंट देखिए, ए रॉकिंग चेयर दैट हैज स्टॉप्ड रॉकिंग। रॉकिंग चेयर का मतलब हिल रही है कोई चेयर, रॉकिंग, और वो रुक जाती है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं सर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, रुक ही गई ना, स्टॉप, है ना, पोजीशन में चेंज नहीं होगा लेकिन रुक गई तो भाई ऑब्वियस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नीचे देखिए, ए बैंक अकाउंट दैट मेंटेन, प्रतीक बेटा माइक ऑफ रखिए, ए बैंक अकाउंट दैट मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस $1000 डिपॉजिट नुमेरस विड्रॉवल एंड डिपॉजिट डिस्पाइट नुमेरस विड्रॉवल एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, विड्रॉवल का मतलब होता है पैसे निकालना। तो वो कहता है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें $1000 पड़े हैं, लेकिन उसमें पैसे आते हैं जाते हैं, बट 1000 से कभी भी कम नहीं होते। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? Yes, sir. होगा. यस सर जा है। भी रहा है, जा भी Yes, रहा sir, है। है ना, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज, ये तो गलत है भाई, जब हमने दो डायनामिक इक्विलिब्रियम ढूंढ लिए तो नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला देखिए जरा, ये वही सॉल्यूशन दे रखा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा सही है केमिकल इक्विलिब्रियम में? डेल्टा जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इक्वल 0 होता है इक्विलिब्रियम पर। यस, हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, वो इक्विलिब्रियम होता है। Yes, sir. यस सर।
है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टेब्लिश्ड ओनली इन ओपन सिस्टम। ओपन में तो गैस उड़ जाएगी, इक्विलिब्रियम घंटा रहेगा। याद है, मैंने Yes, पॉइंट sir. इंपॉर्टेंट Yes, मेंशन sir. किया था, यस सर। ये पक्का गलत है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, बिल्कुल सही है। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी बन जाएगा बट इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं डालता। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर स्टॉप हो जाती है क्या? No, नो sir. सर। हो जाती है। स्टैटिक शुरू इक्विलिब्रियम जाती है। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। ऑप्शन Sir, देख होती देख है। बोल रहे हैं सारे। डायनामिक। स्टैटिक, डायनेमिक पर स्टॉप नहीं होती, स्टैटिक पर स्टॉप हो जाती। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लिखना चाहिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर स्टॉप होती है ना। तो ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, भी आंसर्स हैं। रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, स्टैटिक भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने खैर आंसर दे रखा है, डायनेमिक वर्ड यूज कर रखा, वहां नहीं करा था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने पहले भी बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा ही है लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग +2 में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आपको आता है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है, कैसे काम करता है, तो देखिए दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय द गुलबर्ग एंड वेज। दो बंदे थे, एक था गुलबर्ग, एक था वेज। दोनों दोस्त थे, एक ने ढूंढ लिया, दूसरे ने हेल्प की, दोनों का नाम आ गया। दोनों में से किसने ढूंढा, किसने हेल्प की, वो पता नहीं। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। खोज किसी और की, फायदा वही वाले क्या? बस ऐसा ही होता है, हर जगह पे ऐसी कहानी है, ठीक है। ये सारी चीजें लाइफ में मतलब सिंपल नहीं होती हैं कभी भी, हर जगह पर ऐसी कहानी है। तो आगे देखिए जरा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के ऊपर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल बकवास और वाहियात है डेफिनेशन। अब जरा देखिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है, मैंने एरो करके नीचे डाल रखा है, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. दिख रहा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, ना कि प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने सीधी सीधी एक इक्वेशन लिख रही है, ए छोटा ए है, फिर बड़ा ए है, फिर बी बी। ये जो ए और बी छोटे लगे हुए हैं ये इनके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो वो हम बैलेंस करके जो नंबर लिखते हैं वो है ये। यस, क्लियर है? नंबर ऑफ मोल मान लो इसको, Yes, समझ sir. लो। छोटा ए बी सी डी जो नंबर ऑफ मोल है, तो ए बी से सी और डी बन रहा है और उसके आगे भी सी और डी, कोई बैलेंसिंग हमने कर रखी है रिएक्शन को, बात खत्म। अब बात आती है लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पता है क्या कहता है? कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। मतलब ए की पावर ए, बी की पावर बी, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। रेट इस पर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट है ये, रेट, ये रेट की वैल्यू है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर ए, बी की पावर बी। यानी अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस ए और बी का जो मास है यानी कंसंट्रेशन है, ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गया होगा? यस सर। Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, इनकी मल्टीप्लाई जो होती है वो डायरेक्टली रेट के बराबर है, डायरेक्ट। अब देखिए एक्टिव मास का क्या मतलब है, अब एक्टिव मास समझाता हूं भाई आपको, ध्यान देना। एन इफेक्टिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इफेक्टिव अमाउंट जो है रिएक्शन का जो टेकिंग पार्ट कर रहा है, ठीक है। और देखो एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप रिएक्टेंट नहीं ले रहे, प्रोडक्ट ले लो, कोई चक्कर नहीं है, प्रोडक्ट के भी रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट ही रहेगा, दोनों बराबर हैं। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, रिएक्टेंट से भी रेट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि एक्टिव मास क्या होता है। मान लीजिए जैसे मैं जिस मेज के ऊपर अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो जो मेज है वो मेज बड़ा है साइज में, ठीक है। मैं एक माचिस की तीली लेता हूं और उसके एक कोने पे आग लगा रहा हूं, समझ में आ गया सबको? कोने पर आग लगा रहा हूं, आ रही है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए
कोने पर आग लगा रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कोने पर ही डिपेंड, वहां पर तो रेट बहुत हाई है, उसको तो आग लग जाएगी। लेकिन पूरा मेज तो नहीं जल रहा ना, मान लो कोने पे आग शुरू हो गई, धीरे 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 पूरा मेज जले। दूसरा तरीका मैं करता हूँ एक और, पूरे मेज को ना बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेता हूँ और सारे पाउडर को हर जगह से एकदम आग लगा देता हूँ, पूरा पाउडर एकदम जल जाए। तो वहां पर स्पीड से आग जलेगी ना, बहुत जल्दी एकदम जल जाएगी। यस और नॉट? Yes, sir. तो एक्टिव मास का मतलब होता है जहां पर रिएक्शन चल रही है। भाई कोने पे रिएक्शन चल रही है, मेज को मैंने कोने पे आग लगा दी, तो हम ये कहेंगे ना उस कोने वाले पार्ट के मॉलिक्यूल्स वही टेक पार्ट कर रहे हैं और बाकी का मेज तो चुपचाप पड़ा है बेचारा आराम से। उस तक जब तक आग पहुंचेगी काफी देर बाद पहुंचेगी। तो आप ये देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर आप निकालोगे, कॉर्नर की निकालोगे, पूरे मेज की तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, वो तो निकलेगी नहीं, लगभग ना के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, तो बहुत स्लो हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और रिएक्शन में भी ना, जब रिएक्शन होती है किसी सॉल्यूशन में होती है, कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन किसी सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, दो तरह के रिएक्शंस हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes, अब sir. ये दो तरह के रिएक्टेंट्स जो आपस में एक दूसरे के पास हैं, वो तो रिएक्शन कर रहे हैं। जो बहुत सारे ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ बैठे हैं, मैंने डाल दिए ये 1 kg और रेड वाले डाले सिर्फ 50 ग्राम। अब बताओ 50 ग्राम ही 1 kg के साथ ट्रीट कर रहा है, तो 50 ग्राम के सामने तो 50 ग्राम ही ट्रीट करेगा ना। यस सर। वो Yes, sir. पूरे 1 kg में जो बाकी 950 ग्राम बैठे हैं, वो तो बैठे हैं, वो काम तो कुछ कर नहीं रहे, बट मैंने कह दिया कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन रेट ज्यादा होना चाहिए। नहीं भाई, रिएक्शन रेट तो कंसंट्रेशन, जो एक्टिव मास है, जो एक्टिव कंसंट्रेशन है ना, उस पर ही डिपेंड करेगा ना रेट। बाकी तो फालतू पड़े हैं, पड़े रहने दो। मेज के कोने पे आग लगा दी, कोना जल रहा है, बाकी तो फालतू पड़ा है। समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. तो एक्टिव मास समझ में आ गया होगा भाई। रिएक्शन के अंदर कई बार हम कंसंट्रेशन ज्यादा डाल देते हैं, एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, दूसरा थोड़ा सा, जो थोड़ा सा भाई साहब हमने डाला है वही बेचारा बाकी के थोड़े से ही रिएक्शन करेगा, बाकी का तो ऐसे ही पड़ा होगा, है ना? That is Yes, the sir. sense of the active masses. तो अब आपको एक्टिव मासेस समझ में आ गया होगा। रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग, कितना अमाउंट है जो रिएक्ट कर रहा है, फालतू का अमाउंट नहीं, जो रिएक्ट कर रहा है। समझ गए भाई? Yes, sir. तो एक्टिव मास में भी यहाँ जो कंसंट्रेशंस होती हैं, अब काम की बात बताता हूँ। अगर वेरी लो कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट रख रहे हो, वेरी लो पर, तो सारे रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे ना, क्योंकि सारे एक दूसरे से मिलेंगे बड़े आराम से। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन ले रहे हो, तब भाई कुछ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे, वो बेचारे शांत पड़े हैं, जो आपस में एक दूसरे के सामने वही रिएक्शन कर रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन के केस में हम एक्टिव मास की बात करते हैं, लो कंसंट्रेशन के केस में एक्टिव मास की जरूरत नहीं है। यस, गेट इट? यस सर। Yes, sir. वहां पर 100% कंसंट्रेशन ही एक्टिव मास है। अगर कंसंट्रेशन लो है तो 100% एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन है। समझ गए? यस सर। यानी Yes, हम sir. लो कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में कोई फर्क नहीं करते। एक्टिव मास 100% है, जितनी कंसंट्रेशन की उतनी। अब लो कंसंट्रेशन बोले तो कितनी लो? 5% तक अगर कुछ डला हुआ है किसी चीज में, 5%, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने 5 ग्राम या 5 ml कोई दूसरी चीज डाल दी, तो हम बोलेंगे ये लो कंसंट्रेशन है। 5 से ज्यादा को हम हाई कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं, 5 से नीचे वाली लो ही मानी जाती है। ये समझ में आ गया सबको? सर 1 लीटर में 5 ml वाली चीज? हाँ, मतलब 5 से ज्यादा डाल दोगे, जैसे 5 ग्राम चीनी डाल दो 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में, तो हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन। ठीक है? ओके सर। अगर आपने 5 से ज्यादा डाल दिया तो हम कहेंगे भाई अब कंसंट्रेशन की हाई हो रही है। अब यूं मत समझना कि 90% डाल दिया आपने चीनी तो बहुत हाई हो गई भाई, लेकिन ऑब्वियस है 5 के बाद ही हाई काउंट होना शुरू होता है। 5 से नीचे वाले को हम लो मानते हैं, उससे ऊपर वालों को हाई मानते हैं। क्लियर है? Yes. यस सर। सुनिए जरा ध्यान से, ये जनरल रूल है, जनरल आम रूल। ठीक है? स्पेसिफिक केसेस में 5% भी हाई हो सकता है, अगर सोल्यूबिलिटी बहुत कम हो किसी चीज की। चीनी तो घुल जाती है, AgCl डाल दो, AgCl सेपरिंगली सोल्यूबल है, कल आया था ना AgCl बनता Yes, था sir. AgNO3 से, तो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है, तो वो ना के बराबर घुलता है, लगभग ना के बराबर। वो आपने 5 ग्राम डाल दिया 1 लीटर पानी में, वो भाई साहब तो 1 ग्राम ना घुले
तो आप क्या बोलोगे, उसकी तो बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन होगी, 5 ही हाई होगी उसकी, तो ओवर हाई होगी, वो तो 1 ग्राम भी हाई है। यस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जनरल रूल है भाई, इसको मतलब हार्ड एंड फास्ट मत लीजिएगा, बट याद रखिएगा, कई जगह बहुत काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एक्टिव मासेस। तो जनरली इट इज 1 फॉर प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए इसको 1 मानते हैं एक्टिव मास को। ठीक है, अगर पूरा प्योर है कोई सॉलिड, हेलो, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा? यस Yes, सर, आ sir. रही है। मेरा माइक की चार्जिंग ऑफ बंद हो गई भाई। ठीक है, चलिए मुझे इसको चार्ज करना होगा। 2 माइक हैं, एक की चार्जिंग निकल गई, खत्म, तो दूसरे से काम चलाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, हो रहा है क्या चार्ज? हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो हम कहाँ थे, मतलब जनरली सॉलिड, प्योर सॉलिड के लिए तो 1 होती है, उसके अलावा एक्टिव मासेस जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन उसको मोलैरिटी या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में काउंट करते हैं। क्यों मोलैरिटी या पार्शियल प्रेशर बोले तो मोलैरिटी होगी लिक्विड्स के लिए, पार्शियल प्रेशर होगा गैसेस के लिए। एक्टिव मासेस प्योर सॉलिड लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी एंड मोलर मासेस। अब उसने कहा जनरली 1 होती है वो, लेकिन अगर डेंसिटी और मोलिकुलर मास के ऊपर भी कई बार ये डिपेंड करती है। डेंसिटी और मोलिकुलर मास पर भी इनकी, ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगी तो भाई उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना, मोलिकुलर मास की वजह से भी वो डिपेंड करती है। तो ये चीजें हैं, जब आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव मास क्या, बस इतना अगर आपके दिमाग में आ गया तो ये चीजें कर लोगे। दोनों पहला इंपॉर्टेंट है, जनरली और नीचे जो दिया हुआ है जनरली के बाद। क्लियर है बेटा? यस सर। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए, मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, है ना। ए और बी सी डी, यही वाली रिएक्शन तो लिखवाई थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर ए, बी की पावर बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको सही करने के लिए के लगा दिया। यस, गॉट इट? Yes, यस sir. सर। इक्वल लगा दिया अब के, तो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। यही सेम फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स में +2 के अंदर, लेकिन यहाँ ए और बी की जगह अल्फा और बीटा आ जाएगा, बस समझ गए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये निकालना, के निकालना। तो अभी आपके लिए सिर्फ एक्टिव मासेस की बात की जा रही है। इक्विलिब्रियम के केस में हमेशा एक्टिव मासेस की बात की जाती है, केमिकल काइनेटिक में रेट अलग होता है। क्यों अलग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद रहा अगले साल, ध्यान दे लेना मेरी बात, वैसे जनरली बच्चों को पता ही नहीं चलता, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर आपको याद रहा कि एक्टिव मासेस, सिर्फ इक्विलिब्रियम में एक्टिव मासेस क्यों और लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों यूज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन गलत प्रूव हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन में उसकी जगह हम ए और बी की जगह अल्फा बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू ए बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कंसंट्रेशन अगर बहुत कम है तो ए बी होगा, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो अल्फा बीटा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो अब वो ऐसा क्यों होता है, इस इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता ऐसा? इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे फिट बैठता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है, जबकि रेट ऑफ सर रिएक्शन यहाँ पे क्यों सर नहीं यहाँ पे बैठता? कंसंट्रेशन बदल नहीं रही ना सर, वहाँ पे बदल जाती है सर, यहाँ पे तो वही कांस्टेंट रहती है सर बार बार। नहीं बेटा, चीज वही आएगी, सारी रिएक्शनें भी वही रहेंगी, लेकिन अल्फा बीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शनें आएंगी तो वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे, वरना अल्फा बीटा यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अगर आपको याद रहेगा, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन सारा कंप्लीट कर लेंगे और ये वाला लेसन कंप्लीट कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको आंसर समझ में आएगा अगर आप दोनों लेसन को सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता लग गया होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आगे देखिए ए एंड बी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ऑब्वियस है। सेकंड देखिए ए बी सी डी, अब इसने सेकंड रिएक्शन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी पे डिपेंड करेगा। इसको हम यहां लिख सकते हैं के एफ, ए की पावर ए बी की पावर बी।
फॉरवर्ड रिएक्शन। यस क्लियर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात Yes, करें तो sir. बैकवर्ड रिएक्शन भी आएगी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की पावर सी डी की पावर डी, तो हम इसको लिखते हैं के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। यस क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने आपको एक चीज बताई थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, एक पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट, मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि दोनों का रेट बराबर हो जाता है, तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. कह Yes, सकते हैं। sir. हो तो सकता है। यहाँ देखिए के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है। के बी ये भी रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है। बैकवर्ड रिएक्शन का और ओनली टेम्परेचर डिपेंड, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दोगे तो के एफ और के बी बदल जाएगा, उसके अलावा के एफ और के बी की वैल्यू नहीं बदलती है, ये याद रख लेना। तो भाई डिपेंड करते हैं एंड एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। तो यानी कि के एफ और के बी दोनों, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान दे लेना भाई, के एफ और यहां पर प्रोडक्ट रेज टू देयर, प्रोडक्ट नहीं आएगा, रिएक्टेंट आएगा ना, के एफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ, मान लो कि कोफिशिएंट है वो n है, ये सारे को मैंने r की पावर n लिख दिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. रिएक्टेंट Yes, की sir. पावर, रिएक्टेंट रेज टू देयर, रिएक्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो मैंने रिएक्टेंट लिखा, रेज टू देयर पावर कोफिशिएंट लिख दिया। इक्वल होना चाहिए के बी बैकवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट की पावर n। यस, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. और ये n जो है ना, ये दोनों सेम नहीं है, ये याद रख लेना, ये दोनों सेम नहीं है। n लिख लो, n1 लिख लो इसको, ठीक है? समझ में आ गया होगा? Yes, sir. तो अगर ये दोनों बराबर है तो के एफ बाय के बी, मैं इस के बी को नीचे ले आता हूँ, के एफ बाय के बी, और इस आर को इधर ले जाता हूँ, ठीक है? और क्या कर दिया मैंने, ये रहा, के बी इधर चला गया, आर जो है नीचे आ गया, पी के। यस क्लियर है? Yes, sir. तो के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल होगा प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट दोनों सेम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Clear. Yes, sir. यहाँ इसने यही दे रखा है, के एफ बाय के बी फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, इसी को बोलते हैं केसी, यही केसी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है हमेशा। और यहाँ n1 डाल देता हूं मैं इसको, ठीक है? वो n2 है, ये n सपोज दैट ये n1 है और ये n2 है, क्योंकि ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है भी सबको? Yes, sir. आ रहा है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का एक और फॉर्मूला हमें पता लग गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी तक तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकालना सीख लिया। वो क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट जो होता है वो होता है केसी, या फिर आप कह दो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल होता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं केसी के, दोनों एक साथ एक जगह पर लिखे हुए हैं, ये अब आपको याद होने चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैसे इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब, ये तो कॉमन चीज है ना, पूरा लेसन इस पे डिपेंड है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने आज केसी का फॉर्मूला कर लिया, कल सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था पिछले लेक्चर में, अभी हमने केसी कर लिया। अब इस केसी के ऊपर भाई कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन सबसे पहले, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये देखिए 1 पॉइंट × 10⁻³ फॉरवर्ड के लिए के एफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी मैंने, सबसे पहले ये लिखिए। फिर उसके बाद देखिए एट 300 डिग्री केल्विन, तो देखो टेम्परेचर तो फिक्स होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको काट रखा है। If 10⁻⁵ mole of A and 100 mole of B are present at 10 लीटर वेसल, उसने वेसल दे रखी है 10 लीटर की और मोल दे रखे हैं। A के मोल है 10⁻⁵, ठीक है? B के मोल है 10⁻100 मोल है, ठीक है? तो A के 10⁻⁵, B के हैं 10⁻100 मोल। अब कितने में है? 10 लीटर में ना, तो मोल पर लीटर क्या होता है? कंसंट्रेशन, Concentration. मोलैरिटी। तो मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया मोलैरिटी, दोनों की मोलैरिटी आ गई। यस क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मुझे तो मोलैरिटी चाहिए ना ए और बी की, तो मेरे पास ए और बी की कंसंट्रेशन है। के बी की वैल्यू, अब आगे देखिए आगे क्या कहता है वो, 10 लीटर ऑफ द वेसल इक्विवेलेंट देन द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन यानी के बी
एट दिस टेम्परेचर इज P इंटू 10⁻⁻11। तो उसने बोला KB ये है, फाइंड द P निकालना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो P की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है KF बाय KB इक्वल होता है KC, होता है ना। और एक यस KC, सर होता। एक और होता है KC, क्या होता है? P प्रोडक्ट की पावर रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये 1 ये 2 है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो भी इनके कोफिशिएंट की पावर है, ये भी KC होता है। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और उनकी पावर रेज टू देयर पावर है, ये इसने रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से देख लो, तो मैं पावर्स लिख सकता हूँ ना, बैलेंस्ड इक्वेशन उसने दी है। यानी मेरे पास ये है, दोनों से निकाल के KC निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। यस Yes, सर। sir. अगर KC निकल गया, KC यहाँ पे भर दिया, फॉरवर्ड यहाँ पे भर दिया, तो बैकवर्ड का सीधा निकल सकता है रेट। यस सर आ जाएगा। बैकवर्ड की वैल्यू आ जाएगी KB की वैल्यू आ गई, तो KB की वैल्यू यहाँ पर भर दूंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा तो P की वैल्यू आ जाएगी। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. तो यहाँ देखिए यही हो रहा है, KC इक्वल ये 100/10 क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया, B का स्क्वायर और A। अब याद रखना KC प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, B की पावर 2 दे रखी है उसने रिएक्शन में, A से 2B बन रहा है, ये याद रहेगा ना सबको। यहाँ 2 क्यों लगा, यहाँ 1 लगना चाहिए फिर, है Yes, ना? sir. हाँ, यस तो सर याद रहेगा। KF बाय KB KC हो गया, इक्वेशन 2 बनी हुई। KC जो है ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ गया। अब KC जो है वो KF बाय KB भी होता है, तो मैं यहाँ से KC निकालूंगा, यहाँ फिल करूंगा, तो ये दोनों की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. P की वैल्यू 1.3 होगी, 2P की वैल्यू 3 होगी, सीधी सी बात। क्या उसने 2P पूछा था? हाँ सर ये पूछा था। देखते हैं। हाँ उसने देखो भाई फाइंड 2P, ये तो भूल ही गया मैं, 2P पूछा उसने, P नहीं पूछा। अरे P निकल जाएगा तो 2P भी निकल जाएगा, लेकिन पेपर में ना ऐसे उलझाते हैं वो लोग, आपको लगता है मैंने तो आंसर P निकाल लिया और नीचे वाला पढ़ा ही नहीं, और फिर गड़बड़। समझ में आ गया? यस सर। तो मतलब फुल आंसर कई बार हम नहीं निकाल पाते, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर की टर्म में कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम? हमने कंसंट्रेशन की टर्म में तो निकाल लिया, तो सेम इक्वेशन है, ABCD बन रहा है, KP बोलते हैं उसे, KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, KP मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। यस, गॉट इट? यस सर गॉट इट। तो KP क्या होगा? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? C रेज टू देयर पावर ऑफ C, वही सेम चीज है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट D रेज टू देयर पावर ऑफ D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A रेज टू देयर पावर ऑफ A मल्टीप्लाई में प्रेशर ऑफ B रेज टू देयर पावर ऑफ B, और E क्यों लगा रखा है सबसे, मतलब इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन या प्रेशर है, प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यस, क्लियर है? Yes, sir. वो कंसंट्रेशन थी, ये प्रेशर है, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा, देखो KP क्या होगा भाई, C की पावर C, B की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, ये तो KC भी यही होता है, बिल्कुल ऑल इन प्रेशर टर्म। अगर ये सारों का प्रेशर दे रखा है, सबका प्रेशर है, तो क्या बन गया, ये KP बन गया। और अगर यहाँ सबकी कंसंट्रेशन, सिर्फ कंसंट्रेशन है, तो इसको KC लिख दो, दैट्स इट। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, KP एंड KC। यस, क्लियर है सबको? हाँ बेटा, Yes. Yes, ठीक sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, फिर ध्यान दीजिए इसको। क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ द प्योर NO2 गैस हीटेड एट 1000 केल्विन डिकम्पोजिशन, और वो डिकम्पोज होता है, टेम्परेचर दे रखा, टेम्परेचर में कोई लेना देना, अगर टेम्परेचर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा, KC KP बदल जाता है, तो इसको तो छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। NO2 गैस है, उसने कहा डिकम्पोज होता है, तो आपको बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए, 2NO2 2NO प्लस O2। क्लियर है? ठीक है बेटा? Sir. ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ये हमें इक्वेशन आती है। अब वो बोलता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP इज 100 एटमॉस्फेयर, KP उसने दे रखा है, KP दे दिया, बैलेंस्ड इक्वेशन भी है, दो चीजें मिल गई। एनालिसिस शो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज, O2 का प्रेशर भी दे दिया एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम के ऊपर O2 का प्रेशर 0.25 एटमॉस्फेयर है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का भी प्रेशर दे रहा है, वो कितना दे रहा है, n इंटू 10⁻³ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है। यस, क्लियर है? यस सर। तो वो बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। अब हमें NO2 दे रखा है, तो NO2 का पार्शियल प्रेशर P0 इनिशियल P0 कितना होगा, n इंटू 10⁻³ NO2, यही बोला ना उसने, ये उसने दे रखा है कितना, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? सर मैं लीव हो गया था सर, आपने पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला क्या बताया? कुछ भी नहीं है बेटा, बस उसके अंदर पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इनिशियल प्रेशर, शुरू में प्योर गैस का। NO2 का प्रेशर हमें दे रखा है n इंटू 10⁻³, हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। O2 का प्रेशर उसने दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, Kp दे रखा है, ठीक है। तो इन सब को हम यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए भाई वो n की वैल्यू कैसे निकलेगी। NO2 और O2 के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पर इक्वेशन वही दे रखी है, सेम टू सेम है, बस बैलेंस लिखी हुई है। टाइम t के ऊपर प्रेशर क्या था भाई, NO2 का जो P0 था, इसका तो P0 था, इन दोनों का तो 0 था। ये समझ में आ रहा है? यस सर। एट टाइम t के ऊपर प्रेशर P0, शुरू में तो इसका P0 था, कुछ टाइम बाद इसका प्रेशर कुछ घट जाएगा, मान लो x घट गया, तो याद रखना इसके आगे जो 2 लगा हुआ ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते, 2x घटेगा। समझ में आ गया? यस सर। और यहां पर इसका कुछ प्रेशर बढ़ गया, तो x बढ़ा तो वो 2x बढ़ेगा। क्लियर है? O2 के आगे 1 लगा हुआ, तो इसका भी x ही बढ़ेगा। अब ये कैसे हो रहा है पता है, ये मान लो 100% था, P0 का मतलब है 100%, ये 100% था। 100% में मान लो कि इसका प्रेशर कुछ घट गया, ये 10% घट गया, तो 100 माइनस 10% घटा, लेकिन ये डबल रेट से घटता है, ये 2 मोल घटता है, 1 नहीं घटता। 1 मोल घटता तो 10 घटता, तो यानी कि 20% घट गया एक हिसाब से, 10 गुना में 2 लगे। अब ये अगर 10% घटा है, तो सोचो ये 10% बढ़ेगा ना, परसेंटेज तो सबकी सेम बढ़ेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ये 10% घटेगा तो 10% बनेगा, तो ये 10% बन गया, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो ये 10 नहीं 20% बढ़ गया, ये डबल बढ़ता है। तो फिर हम 10 किसको मान रहे हैं, एक्चुअल में जो 1 मोल घट रहा है ना, हम उसको मानते हैं कि ये 10% घट गया, बढ़ गया, और ये 10% घट गया। तो भाई ये तो डबल होता है, तो डबल ये हाफ हो जाता है, यानी अगर ये 20% घटता है तो ये 10% बढ़ता है, और ये 20% बढ़ता है। ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ये डबल हो रहा है तो ये आधा घटता है, तो इसलिए हम लोग x मान लेते हैं कि x% घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये 2x बढ़ेगा और ये भी 2x घटेगा। और ये आपको हर रिएक्शन के साथ करना आना चाहिए, हर रिएक्शन के साथ याद रख लेना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है, हर रिएक्शन के साथ ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। अब देखिए उसने बोला अब मैं केपी निकाल रहा हूं, ध्यान देना केपी कैसे निकलेगा। केपी निकलेगा रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 2x प्लस x, तो आप 2x लिखोगे ना इसकी कंसंट्रेशन, और रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट इसके आगे 2 लगाओ, ये पावर में भी लगाओगे। अब ये बच्चों को लगता है ये कैसे हो रहा है, भाई कंसंट्रेशन टोटल 2x है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आप कोफिशिएंट को थोड़ा छोड़ दोगे। ये समझ में आ गया? यस सर। तो यानी 2x की पावर 2, ये न्यूमेरिकल हाथों से करके देखना, और x की पावर 1 प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पावर ये है, तो रिएक्टेंट इतना है। समझ में आ रहा है? P0 माइनस 2x रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसके आगे ये 2 लगा हुआ है, इसको याद रखना। कोफिशिएंट में ये उठा रहा हूं 1 2 1, और कंसंट्रेशन में ये उठा रहा हूं। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। बी केयरफुल, कहीं आप कोफिशिएंट इसमें देखो कि इसमें तो 1 है, यहाँ पर तो 1 लगेगा नहीं, कोफिशिएंट तो ऊपर वाला उठाना है बैलेंस इक्वेशन से। और कंसंट्रेशन, ये तो टोटल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो ऐसे कैसे लिख दो, ये कंसंट्रेशन ऐसे कैसे ये लिखी, ऐसे कैसे लिख दी, ये भी ऐसे कैसे लिख दी, और ये कोफिशिएंट ऊपर से उठाने हैं। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर, आ गया। ठीक है, तो केपी, अब उसने केपी दे रखा था 100 एटमॉस्फेयर गिवन है, केपी दे दिया उसने, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल सकते हो ना एक्स की वैल्यू,
केपी दे रखा है, पी नोट दे रखा है, याद है NO2 की कंसंट्रेशन दी थी उसने, दिया हुआ पी नोट, ये सब दिया हुआ है। लेकिन वो N की फॉर्म में दिया है, बट उसने X दे रखा है, याद रखना X उसने दे रखा है, मतलब ऑक्सीजन की, देखो जरा पीछे ध्यान देना, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है ना, ये रहा ये सब दे रखा है। ऑक्सीजन का, मैं यहाँ पर मतलब, और यहाँ पर X क्या है, ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर होगा, तो मुझे ऑक्सीजन का तो पता है, X की वैल्यू भरूंगा, भर दी मैंने, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज तो मेरे पास आ गई, समझ में आ गया, केपी की वैल्यू उसमें दे रखी है, तो मेरे पास पी नोट की वैल्यू आ जाएगी ना, पी नोट की वैल्यू, ये सर आ जाएगी। यहाँ इसको देख के लगता है कि सिर्फ NO2 दे रखा है और O2 दे रखा है, NO2 और O2 दे रखा है और KP दे रखा है, ठीक है, लेकिन NO2 के अंदर भी उसने झोल झाल डाल रखा है, N की वैल्यू डाल रखी है, अगर ये कंप्लीट दिया होता तो मैं NO का प्रेशर निकाल सकता था, KP की हेल्प से एक अननोन वैल्यू निकल सकती है, लेकिन ये इसने दी नहीं, और इसने भी एक वैल्यू डाल दी N की, तो ये तो दो वैल्यू अननोन होगी, इसके हिसाब से लगता है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, समझ में आ रही है मेरी बात? ये सर। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब जरा ये देख लो, एक्चुअल में यहां से हम इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से यहाँ पर X की वैल्यू भर के पी नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, केपी उसने दे रखा है, पी नोट की वैल्यू N की फॉर्म में है, N इंटू समथिंग समथिंग है, तो भाई पी नोट आपको पता लग गया, N निकाल सकते हो। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मजेदार क्वेश्चन है ना? हाँ सर, बहुत मजेदार था। ठीक है, तो ये 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, लास्ट में इसने पी नोट की वैल्यू ये आ गई, तो भाई अब इसको उसने N की फॉर्म में लिख देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए अब 2 मिनट और लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े थे, इंपॉर्टेंट वाला वो चल रहा था। होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस का मतलब जो सारा एक जैसा दिखाई दे, जिसका कलर बिल्कुल सेम हो। हेटेरोजेनस मतलब जिसके दो अलग अलग कलर दिखाई दे, वो हेटेरोजेनस है। क्लियर है? यानी नॉट ओनली जस्ट कलर, अगर मान लीजिए सारी गैसेज हैं होमोजेनस, अगर एक सब गैस है लेकिन एक सॉलिड है, हेटेरोजेनस हो गया। सॉलिड आपको अलग दिखेगा, गैस आपको अलग वो हो रही है, फील हो रही है कि गैस है, हेटेरोजेनस। लिक्विड और गैस है तो भी हेटेरोजेनस। समझ में आ रहा है? सिंपल है, सिंपल है ना। तो होमोजेनस कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए लिक्विड 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 लिक्विड, सब लिक्विड है, होमोजेनस। ठीक है, गैस 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 गैस, सब गैस है, होमोजेनस। नॉट सॉलिड आर ऑलवेज हेटेरोजेनस, सॉलिड हमेशा हेटेरोजेनस होते हैं, सॉलिड सॉलिड और ये गैस है, तो ये तो तीनों ही हेटेरोजेनस है। बट सॉलिड हमेशा हेटेरोजेनस क्यों होते हैं भाई? सॉलिड के दो रिएक्टेंट ले लो, दो रिएक्टेंट सॉलिड, तो मान लो कि एक आपने ए सॉलिड ले लिया, एक बी ले लिया, तो क्या ये दोनों सेम है क्या? इनका फेस तो अलग ही होगा, इसलिए सॉलिड हमेशा हेटेरोजेनस होते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम, भाई देखिए ये सारे गैस हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम है, बात खत्म है। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 ये फेसेस, दे आर इक्विलिब्रियम नोन एज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, वही बकवास लिख रखी है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में आयरन सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड है, गैस है, डेफिनेट सी बात है, एक भी अगर अलग आ गया तो हेटेरोजेनस है। सॉलिड है, गैस है, हेटेरोजेनस है। Here keep the CaCO3 CaO both solid but have different faces, सॉलिड है बट डिफरेंट फेस में है, तो इसलिए दोनों की शक्ल अलग है, तो ये हेटेरोजेनस ही रहेगा, और ये गैस है वैसे भी हेटेरोजेनस है। क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल चीज है ये। अब आगे आता है क्वेश्चन, देखिए भाई कितना के खिंच गया, पता नहीं कितना के हो गया ये। इसके काफी सारे बड़े हैं, हम कहाँ तक पहुंचे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉलिड। 32 40 स्लाइड्स हैं, बस क्वेश्चन ही रह गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, गैस गैस गैस, पहला गैस है, दूसरे में भी सारे गैस हैं, तीसरे में ये है हेटेरोजेनस। यस, क्लियर है भाई? यस सर। यस नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? केस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इज रेशियो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड पावर ऑफ कोएफिशिएंट। केपी जो है वही होता है, केसी केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तीनों पॉइंट सेम लिखे हुए हैं, कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर केसी केपी। केसी इसकी एक्सप्रेशन कर चुके हैं, केपी इसकी एक्सप्रेशन भी कर चुके हैं। ये स्लाइडें काट दूंगा मैं, आपके नोट्स में नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रखा है, ये हम कर ही चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है, केएफ बाय केबी, केसी के इक्वल हो जाता है, ये भी कर चुके हैं।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc व्हेन एक्टिव मासेस एक्सप्रेशन कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जब वो किसमें होते हैं, गैसेस में होते हैं, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। क्वेश्चन है राइट डाउन द Kc वैल्यू फॉर ईच रिएक्शन। Kc की वैल्यू रखो, लिखो भाई प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये आप लिख सकते हो ना। यस सर। ये देखिए अमोनिया की पावर 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पावर 3, ये इन्होंने खुद आंसर्स भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन तो आपको करना ही है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज का लेक्चर इतना ही था बेटा, सीधी सी बात है। और रुकिए, जो सेम चीजें दे रखी है इन्होंने उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हेटेरोजेनस है, एग्जांपल आ गए हेटेरोजेनस के, फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो करना ही है, सॉल्यूशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पर है भाई, वो ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी कर चुके हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ रेट ला मास एक्शन, ये भी कर चुके हैं। फालतू स्लाइड इक्विलिब्रियम Kc और Kp इक्विलिब्रियम, ये भी कर चुके हैं। ये कुछ स्लाइडें फालतू दे रखी, ठीक है। सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। यस भाई, क्लियर है सभी को? अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, और किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए।